सो विल कंटिन्यू विद द एंटी डायबिटिक एजेंट्स। तो इसमें हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देख ली थी। ठीक है, तो ये हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारी 5 क्लासेस हैं: सल्फोनिल यूरिया, बाइगुनाइड्स, मैग्लीटिनाइड्स, थायोजोलिडिनडायोन्स एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स। तो हमने इसमें ड्रग्स देख लिए थे। सल्फोनिल यूरिया में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग्स आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा हमारा टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ये दोनों ही हमारे सिलेबस में है। देन एसीटोहेक्सामाइड एंड टोराजामाइड का स्ट्रक्चर देख लेंगे। बाकी ये एडिशनल है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेम ही है इसलिए देख लेंगे। देन सेकंड जनरेशन में आ जाएगा हमारा ग्लिमिपिराइड एंड ग्लिबिजाइड। एक एक और है ग्लिबिनसियामाइड, वो सिलेबस से बाहर है, और उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। देन बाइगुनाइड्स में आएगा हमारा मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना, क्योंकि ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है, ये हम यूज़ करते हैं। देन मैग्लीटिनाइड में आएगा रेपाक्लिनाइड एंड एटिक्लिनाइड। स्ट्रक्चर दोनों, जो दो स्ट्रक्चर है ना, ये दो ड्रग्स के, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर ही हैं, मैकेनिज्म एक्शन तो सेम ही होगा क्लास का। देन थायोजोलिडिन डायोन्स की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा पायोग्लिटाजोन है, रोजिग्लिटाजोल, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में एक कार्बोज एंड वोग्लिपोस। तो हम एक एक करके इसका मैकेनिज्म एक्शन और इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, ये तो याद ही रखना है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे पास 4 स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले एक हमारे पास सल्फोनिल ग्रुप होगा। सल्फोनिल और सल्फोअमाइल में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाता है सल्फोनिल ग्रुप, देन यूरिया। यूरिया है तो इसके साथ ही अटैच होगा यूरिया, यानी NH, और एक कार्बन के साथ NH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया सल्फोनिल और ये आ गया यूरिया। अब इसके इस तरफ R प्रेजेंट है, R डैश मान लेते हैं, और इसके इस तरफ R प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके ही बेस पे इसके नाम है। जैसे हमने पहला नाम देखा टोल ब्यूटामाइड, इसका ऐसे यार पूछ लेगा तो यही लिख देना कि सल्फोनिल जो ग्रुप है वो ज़रूरी है, तो यूरिया है वो भी ज़रूरी ही है। R1 को हम क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। R1 में क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं वो सब। और दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर जो हमारा सिलेबस में वो है क्लोरप्रोपामाइड। अब ये जो अमाइड है ये सल्फोनिल यूरिया के लिए है, ठीक है। अब हम इस R और इस R की पोजीशन देखेंगे। तो लिखा है टॉल ब्यूटामाइड, टॉल ब्यूटा, टॉल मतलब टोलुइन, ब्यूटा मतलब ब्यूटेन। तो टोलुइन आएगा हमारा R की जगह, यानी यहाँ पर हमारा टोलुइन आ जाएगा, हो जाएगा CH3, और यहाँ पे अभी सेम सल्फोनिल ग्रुप जो यूरिया से जुड़ा हुआ है, NH NH। अब इस तरफ क्या होगा, ब्यूटामाइड, तो ब्यूटेन चेन आएगी N के उस तरफ, तो आ जाएगा C4H9। अब क्लोरप्रोपामाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है, यहाँ पे ये बेंजीन के साथ क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, देन वही सेम रिंग, देन सल्फोनिल ग्रुप, सल्फोनिल के साथ यूरिया, NH NH, एंड यहाँ पे प्रोपामाइड, प्रोपामाइड मतलब 3, तो C3H7। तो ये जगह हमारा क्लोरप्रोपामाइड। या फिर हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इस R के मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग तो सब में ही आएगी, उसको हम पहले ही जोड़ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे R, ठीक है। तो टोल ब्यूटामाइड में हुआ क्या, जो R है हमारा वो क्या है, CH3 है, और जो R डैश है वो क्या है हमारा C4H9। ब्यूटेन से ही क्लियर हो गया। यहाँ पे क्लोरप्रोपामाइड में R क्या है, Cl है, क्योंकि क्लोर है, और प्रोपामाइड से R डैश जो है वो हमारा C3H7, ठीक है। अगले दो ड्रग है हमारे पास टोल एजामाइड एंड एसीटोहेक्सामाइड। इसके भी नाम से पता चल जाएगा, एसीटोहेक्सामाइड एंड टोल एजामाइड। सिलेबस में नहीं है बट नाम अब स्ट्रक्चर सिमिलर है, इजी है तो लिख लेते हैं। एसीटोहेक्सामाइड मतलब एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, सबको पता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, जो कि हमारा एसिटाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, बेंजीन के साथ जुड़ा है। जो बेंजीन जुड़ी है आगे सल्फोनिल ग्रुप के साथ, और सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा है आगे NH यानी ये है हमारा यूरिया। एंड हेक्सामाइड, हेक्सामाइड मतलब हेक्सेन। हेक्सेन कौन सी वाली आएगी, सिंपल हेक्सेन आएगी। यहाँ पे हम C6
H10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधा हम हेक्सेन रिंग बना देंगे, ठीक है। तो ये होगा एक्सिटोहेक्सामाइड। और ये वाली रिंग जो है वो जो हमारी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को बढ़ाती है, याद रखना ये वाली रिंग, इसलिए ये सेकंड जनरेशन में हमें दिखेगा ही दिखेगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सेकंड जनरेशन ड्रग्स में सब में है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। अब टोल एजामाइड की बात करें तो सेम अगेन, टोल से टोलुइन, तो CH3, देन बेंजीन रिंग जो जुड़ा है हमारा सल्फोनिल ग्रुप के साथ, सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा है हमारा यूरिया के साथ, एंड ये जुड़ा है आगे अज़ा। अज़ा मतलब यहाँ पे हमारा 7 मेंबर रिंग होगी, ठीक है। कितने मेंबर हो गए? 1 नाइट्रोजन, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोल अज़ामाइड। टोल यहाँ से, देन अज़ा, टोलुइन एंड अज़ेपिन रिंग, एसीटो एसिटाइल ग्रुप एंड हेक्सामाइड। तो इसके स्ट्रक्चर सबसे इजी है, ठीक है। बस ये याद रखना, ये वाली रिंग जो है वो एक्टिविटी बढ़ा देती है। और यहाँ पे हम क्लोरीन या CH3 ग्रुप जोड़ सकते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे हम CH3 या Cl जोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? या तो हम कुछ चेन जोड़ दें, जैसे हमने प्रोपेन जोड़ी थी, ब्यूटेन जोड़ी थी, हेक्सेन वगैरह कुछ भी जोड़ सकते हैं। फिर हेक्साइल रिंग जोड़ सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, जो एक्टिविटी बढ़ा देती है। फिर हमने एजिपिन रिंग भी जोड़ी, तो वही सब इसके SAR पॉइंट्स में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, ये इतना पोर्शन जो है वो हमें सेकंड जनरेशन ड्रग्स में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया के बारे में। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ड्रग हैं सेकंड जनरेशन में, ठीक है, ग्लिमिपिराइड एंड ग्लिपिजाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमिपिराइड। अब ग्लिपिजाइड, जाइड से क्लियर हो रहा है जेड, मतलब यहाँ पे जो भी हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग आएगी उसमें जेड मतलब नाइट्रोजन होगा, ठीक है, अज़ा। एंड पीराइड से क्लियर हो रहा है पायरोल, तो यहाँ पे पायरोल रिंग आएगी, ठीक है। पायरोल रिंग पता ना, एक नाइट्रोजन होता है और 5 मेंबर रिंग होती है। बस यहाँ पर अगर ये क्लियर हो गया तो हम इसका स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? सिमिलर, पहले तो हमें बताइए सल्फोनिल यूरिया है, तो सल्फोनिल ग्रुप बना देते हैं यहाँ पे, और यूरिया, यानी हमने देखा था यहाँ पे, सो सल्फोनिल ग्रुप, सल्फोनिल यूरिया, तो यानी इसके साथ यूरिया भी अटैच होगा। यूरिया के साथ क्या अटैच होगा? जो हमने देखा था आर ग्रुप, कौन सा? हेक्सेन, क्योंकि वो एक्टिविटी बढ़ाता है। तो हम यहाँ पे हेक्सेन अटैच करेंगे और इस तरफ हमारा बेंजीन। और ये हमें पता है ये वाला जो ग्रुप है ये सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया में कॉमन है, ठीक है। 3 हमारे पास ड्रग्स हैं, सो इतना स्ट्रक्चर कॉमन है दोनों में, ग्लिपिजाइड और ग्लिमिपिराइड। एक और है ग्लिबिनसियामाइड, उसमें मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले ये 2 स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में वो देख लेते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर कॉमन है क्या? सल्फोनिल ग्रुप, यूरिया ग्रुप जो अटैच है साइक्लोहेक्सेन के साथ, और यहाँ से बेंजीन। अब होगा क्या, यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे टोलुइन अटैच होता है, बट यहाँ पे हमारे पास आएगा इथाइल चेन। इथाइल चेन जो है आगे वो अगेन यूरिया के साथ अटैच होगी या फिर NH डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होगी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये NH डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन खेल है, यहाँ पे अब इसके साथ क्या अटैच है उसके बेसिस पे इसका एक्टिविटी होगी। अब यहाँ पे क्या अटैच है? अजाइड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग अटैच होगी। तो मैंने मान लिया इस तरीके से, यहाँ पे हमारी जो होती है नाइट्रोजन, उसके बिल्कुल अपोजिट एडजेसेंट, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है इस तरीके से। 6 मेंबर रिंग है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस रिंग का नाम है पायराजिन, ठीक है, और ये एरोमेटिक है। तो ये होगी ग्लिपिजाइड में। ग्लिमिपिराइड में क्या होगा? मैंने क्या बोला? प्राइड, प्राइड मतलब पायरोल, तो यहाँ पे पायरोल रिंग होगी। पायरोल रिंग होगी तो ये वाला ग्रुप जो है वो पूरा यूरिया में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? सिमिलर, एक हमारे पास बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन रिंग जुड़ी है सल्फोनिल ग्रुप के साथ,
सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा है आगे यूरिया के साथ, जो आगे जुड़ा है साइक्लोहेक्सेन के साथ। इतना स्ट्रक्चर हमें फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया से ही याद है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इथाइल चेन 1 2, देन यहाँ पे अगेन यूरिया, और ये वाला जो नाइट्रोजन है, अगर ये यूरिया है तो यही आगे रिंग बनाएगा। कौन सी रिंग बनाएगा, पायरोल। तो सिंपल है, पायरोल का स्ट्रक्चर सबको पता है। थोड़ा थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ऐसे। तो नाइट्रोजन है, ये पायरोल बनाएगा 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। अब जो नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो उसके सेकंड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड होगा। वहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा, वहाँ पे सीधा हमारी रिंग थी। बाद में दिखाता हूँ क्या मॉडिफिकेशन है। देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। ये हो गया हमारा ग्लिमीपिराइड का स्ट्रक्चर। ऊपर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है और यहाँ पे हमारे पास OCH3 है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया ग्लिपिसाइड और ग्लिमीपिराइड क्या है। सिंपल, यहाँ पे हमारा सल्फोनिल ग्रुप, उसके साथ यूरिया, यूरिया के साथ यहाँ पे हेक्सेन दोनों में। देन यहाँ पे बेंजीन, ठीक है दोनों में। यहाँ पे इथाइल चेन, यहाँ पे मैंने बोला या तो यूरिया होगा या सिंपलेस्ट NH C डबल एंड C होगा, कोई भी आगे ग्रुप अटैच होना ही होना। तो यहाँ पर ये यूरिया वाला जो है वो पायरोल रिंग है क्योंकि ग्लिमीपिराइड है। सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड हो, थर्ड पे इथाइल एंड इस पे मिथाइल। यहाँ पे क्या है, एक पायराजिन रिंग है जो एरोमेटिक है, ठीक है, इसमें कंजुगेशन है। यहाँ पे क्लोरीन है और नीचे इसके OCH3 है। ये हो गया ग्लिपिसाइड एंड ग्लिमीपिराइड। अब ग्लिबिनसियामाइड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सेकेंड लेना। सो ये है हमारा ग्लिबिनसियामाइड और ग्लिमीपिराइड, ग्लिपिसाइड, ठीक है। साइड में 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे ये सिंपल रिंग बन जाएगी। एंड एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, वो ये था कि यहाँ पे क्लोरीन होता है, यहाँ पे CH3 होता है। क्या होता है, यहाँ पे CH3 होता है और यहाँ पे क्लोरीन होता है, बस। बाकी सिमिलर है, यहाँ पे OCH3 है, बाकी पूरा ग्रुप सिमिलर है। बस इतना याद रखना, जो ग्लिमीपिराइड है वो पिराइड से पायरोल, तो पायरोल यहाँ पे नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग आ जाएगी, एक इथाइल एक मिथाइल और एक डबल बॉन्ड कीटोन वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सल्फोनिल यूरिया के बारे में। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो जितने भी सल्फोनिल यूरिया है उसका मैकेनिज्म एक्शन सेम है। तो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, हमने देखा था बीटा सेल जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रेसिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमने मान लिया ये हमारा बीटा सेल है, बीटा पेनक्रेटिक सेल। यहाँ पे चैनल्स होते हैं, ठीक है। सो पोटेशियम ATP चैनल। अब इसका क्या काम होता है, जो पोटेशियम ATP चैनल है ये K+ को बाहर करता है, ठीक है। अब ये जो हमारे सल्फोनिल यूरिया है ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ब्लॉक करते हैं। किसको ब्लॉक कर रहे हैं, इस चैनल को, ताकि के का एफ्लक्स ना हो। तो नो के ईफ्लक्स, ईफ्लक्स मतलब बाहर नहीं जाएगा। जब बाहर नहीं जाएगा तो अंदर रहेगा, अंदर रहेगा तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे साइड टू साइड। कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम अंदर आएगा एंड देन फिर पोटेशियम बाहर जाएगा, क्योंकि अब इसने इसको ब्लॉक किया। अब कहीं ना कहीं से तो पोटेशियम को बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो कैल्शियम चैनल्स को खोल देगा जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आएगा। तो जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो डिपोलराइजेशन हो जाएगी। डिपोलराइजेशन समझते हैं ना, हाइपरपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स हो जाना, डिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। तो डिपोलराइजेशन हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंसुलिन जिन में इंसुलिन बीटा सेल से प्रोड्यूस होना है वो फट जाएगा और वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा। तो जो हमारे कैल्शियम चैनल है वो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। क्यों, ठीक है, क्यों ओपन हो जाता है, क्योंकि हमारा K+ को बाहर करना है। तो K+ बाहर, कैल्शियम अंदर, और डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन हो जाएगी तो इंसुलिन इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द बीटा पैनक्रेटिक सेल्स। हमारे बीटा पैनक्रेटिक सेल्स थे। और ये हमारे कौन कौन से चैनल्स हैं, एक तो आ जाएगा हमारा पोटेशियम कैल्शियम चैनल, ये आ जाएगा हमारा पोटेशियम वाला चैनल। इसमें इसका क्या काम है,
पोटेशियम बाहर करना होता है तो ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब इस पर काम ही नहीं होगा, ये इसको ब्लॉक कर रहा है, इसका याद रखना। पहले लिखना कि ये इसको ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक करने की वजह से क्या हो रहा है, कोई भी पोटेशियम का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है। ये चैनल खुल रहे हैं, कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे हैं, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन की जगह तो इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बाइग्लूनाइड्स। सल्फोनिलयूरिया पे क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा टाइम दिया, उसका एसएआर, उसके स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से देखा। अब बाइग्लूनाइड्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो हैं, मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाइग्लूनाइड्स, ग्वानिडीन स्ट्रक्चर पता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर बना देते पहले। मेटफॉर्मिन याद रखना, मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस है, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड फेनफॉर्मिन, ठीक है। होगा क्या, बाइग्लूनाइड। सबसे पहले कैसे बनाना बाइग्लूनाइड, 3 नाइट्रोजन बना देने हैं, 1 2 3, तीनों को कार्बन से जोड़ देना है, ठीक है। और इन तीनों का जो हमारा यहाँ पर भी नाइट्रोजन से जोड़ देना है, सेंटर से भी। अब यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड से जुड़ा तो यहाँ पे इसकी केस कितनी वैलेंसी रहेगी, NH, इसकी भी NH, इसकी NH2, इसकी NH। और यहाँ पे जो मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन मतलब मेट मतलब मिथाइल, मिथाइल तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, CH3 CH3। फेनफॉर्मिन में क्या होगा, फिनाइल आ जाएगा, बाकी सेम ही सेम टू सेम रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 N डालेंगे, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, ये हो गया हमारा बाइगोनाइड। ये ग्वानिडीन और ये बाइगोनाइड, ठीक है। ये ग्वानिडीन होता है इतना, और ये होगा बाई, 2 हैं तो यहाँ पे NH, NH2, NH। अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, फिनाइल, फिनाइल आएगा, बट वो इथाइल लिंकेज से कनेक्टेड होगा, 1 2 एंड यहाँ पे फेनफॉर्मिन है इसलिए फिनाइल। ये होगा हमारा मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है बाइग्लूनाइड्स का, तो ये जो काम करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 1। तो ये मैंने मान लिया ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, तो ये किस पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। तो ये बाइंड करते हैं इस कॉम्प्लेक्स 1 के साथ, कौन, बाइगोनाइड्स। तो ये हमारे बाइगोनाइड्स जो है वो बाइंड करेंगे इसके साथ, जिसकी वजह से AMPK काइनेज जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोटीन काइनेज। तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इनएक्टिवेट कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज को। किसको इनएक्टिवेट कर देगा, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज को। अब इसका बहुत बड़ा काम है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज का। ये जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो लिपिड की सिंथेसिस नहीं होगी। लिपिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो लिपिड टूटेगा नहीं, लिपिड टूटेगा नहीं तो ग्लूकोज बनेगा नहीं। तो ये इसका काम ऐसे करता है। एंड दूसरा ये क्या करता है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि कार्बोक्सिलेज है तो ये इनएक्टिवेट हो गया तो ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या क्या काम किया इसने, लिपिड सिंथेसिस कम कर दिया और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बढ़ा दिया। और क्या क्या काम है इसके, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है, या फिर हम कह सकते हैं लॉवर्स
फास्टिंग प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन होती है उसको कम करता है। दूसरा मैंने क्या बोला, ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज़ करता है, या फिर हम कह सकते हैं इनहिबिट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस जब हम लीवर से बनाते हैं ग्लूकोज, तो उसको ये डिक्रीज़ कर देगा एंड ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा। ग्लूकोज इंक्रीज़ कर देगा, या फिर हम कह सकते हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, ग्लूकोज को अपटेक बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइग्यूनाइट्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अब हम थायाजोलिडीन डायोन्स के पास। सो थायाजोलिडीन डायोन्स के पास हमारे पास दो ड्रग्स हैं, एक है हमारा पायोग्लिटाजोन, एक है रोजिग्लिटाजोन। दूसरा है रोजिग्लिटाजोन। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले इसके नाम पे चलते हैं, थायाजोलिडीन डायोन्स। थायाजोलिडीन, थाया एज ओलिडीन। अब ओल का मतलब 5 मेंबर रिंग है, एज एक नाइट्रोजन है, एक सल्फर है, थाया डीन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इतना बना लेते हैं सबसे पहले, एक नाइट्रोजन और एक सल्फर है। तो ये मैंने मान लिया, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, एक सल्फर है, ठीक है, और एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अब बोलता है यहाँ पे हमारे डायोन्स मतलब दो जो हमारे डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप है वो प्रेजेंट है। तो मैंने मान लिया दो, ये डायोन और एक सल्फर के इस तरफ, यहाँ पे लगा देते हैं नाइट्रोजन की तरफ, और एन की वैलेंसी 3 होती है तो NH आ जाएगा। तो ये जाएगा हमारा थायाजोलिडीन डायोन्स। क्या है? थाया सल्फर, एस नाइट्रोजन, ओल ओल मतलब 5 मेंबर रिंग, इडीन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, एंड दो डायोन्स हैं इसलिए दो कीटोन ग्रुप। अब जो बच गया सल्फर के साइड वाला, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है? दोनों में सिमिलर ही आएगा इतना। अब ये ए कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन है बीच में, एंड देन यहाँ पे जुड़ा है बेंजीन के साथ। सेम यहाँ पे भी होगा, क्या होगा? एक नाइट्रोजन है, एक सल्फर है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ से जुड़ा है ये सिंपल बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सबको पता है ना, बस ऐसे बना देना, ठीक है। ये होगा थायाजोलिडीन डायोन्स, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा, बेंजीन रिंग जुड़ी है आगे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे एक कार्बन था, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दो कार्बन, इथाइल चेन आएगी, 1 2 1 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अब यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास एक रिंग है, रिंग यानी हमारे पास है पाइपराजीन, ठीक है। पाइपराजीन रिंग कैसे होती है? मैंने मान लिया एक नाइट्रोजन एंड पूरी रिंग एरोमेटिक है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आएगी, बट यहाँ पे एक एटम की जगह छोड़कर, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया, सिमिलर ही बना देते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। क्या है सिमिलर आ रहा अभी तक? थायाजोलिडीन डायोन्स, एक कार्बन के बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम के बाद इथाइल चेन, इथाइल चेन के बाद एक एटम की जगह छोड़कर है, यहाँ पे सीधा ही हमारे पास ये रिंग जुड़ गई है, ठीक है, ऐसे। अब इस रिंग पे क्या है? इथाइल चेन, कौन सी पोजीशन पे? नाइट्रोजन के थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट वाले पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, ये जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ और ये रिंग जुड़ी है यहाँ पे। अब नाइट्रोजन और कार्बन था, इथाइल चेन थी मतलब दो कार्बन थे, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन है, तो हमारे पास हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ कार्बन, CH3, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है। क्या है यहाँ पे? CH2 CH3 है, और वो इस रिंग के बाद है, और ये इस रिंग से पहले है NCH3। तो ये हो जाएगा रोजिग्लिटाजोन, हो जाएगा पायोग्लिटाजोन। सिलेबस में है इसलिए बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमने देखा था जो बाइग्यूनाइट्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे काम कर रहे हैं, उसके कॉम्प्लेक्स 1 पे। तो ये काम करते हैं एडिपोज टिश्यू पे। ये क्या करेंगे? एडिपोज टिश्यू पे जाके वहाँ पर हमारे रिसेप्टर होते हैं PPAR गामा, PPAR गामा, इसकी फुल फॉर्म बाद में देखते हैं। यहाँ पे जो होता है GLUT1 GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके एक्सप्रेशन को ये बढ़ा देते हैं, मतलब वो जो GLUT1 GLUT4 रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ GLUT1 एंड GLUT4 रिसेप्टर्स,
ठीक है। तो अब जब इसका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, ये ग्लूकोज के लिए होते हैं, तो GLUT1 और GLUT4 कौन से हैं? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इनका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के रिसेप्टर ज़्यादा हैं, तो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा। तो बस इसका इतना ही काम है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जो लीवर हमारा प्रोड्यूस कर रहा था ग्लूकोज, हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी, वो भी कम हो जाएगी। तो डिक्रीज हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो ये इसका काम है, इसका मैकेनिज्म है, क्या करता है ये हमारा पीपीआर गामा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से GLUT1 सो नेक्स्ट क्लास इज मैग्लिटिनाइड्स। तो ये भी हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के अंदर ही आएगा फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अब इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक आएगा नेटिक्लिनाइड और एक आएगा रेपेग्लिनाइड। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है। सबसे पहले देख लेते हैं ये दोनों सिमिलर में कैसे हैं। तो ये हमारे डी फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव हैं। अब डी फिनाइल एलानिन क्या है? हमारा अमीनो एसिड है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक बेंजीन रिंग जो जुड़ी है इथाइल चेन के साथ। इथाइल चेन जुड़ी है दो ग्रुप के साथ, एक है हमारा एसिडिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप। एसिडिक में आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक में आएगा हमारा अमीनो एसिड। ये होगा नेटिक्लिनाइड का। रेपेग्लिनाइड का भी सेम ही है, एक बेंजीन रिंग जो इथाइल चेन के साथ जुड़ी है। इथाइल चेन के साथ यहाँ पे हमारा एसिडिक ग्रुप नहीं है, कीटोन ग्रुप है, एंड यहाँ पे NH2। ठीक है। अब यहाँ से आगे ये हो गया डी फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर। अब ये जो NH है ये आगे कनेक्टेड होता है, तो ये आगे कनेक्टेड होगा कार्बन के साथ, जो कार्बन जुड़ा है आगे रिंग के साथ। सेम यहाँ पर भी, बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो हमारी ग्रुप है वो साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है। और ये बेंजीन के सेकंड पोजीशन पे एक और ग्रुप है, पाइपरेडीन, 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन एंड कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए पाइपरेडीन। और यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे आएगा हमारे पास आइसोप्रोपाइल। ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसके इस तरफ डबल बॉन्ड होगा, ये भी हमारा बस इस तरीके से है, इसका पहले आ जाएगा, इसका बाद में आएगा। और अब यहाँ पे भी कोई ग्रुप आएगा तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आया था, अब यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लगा देंगे। थोड़ी मतलब सिमिलर थे, अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गए। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा आ जाएगा पाइपेरिडीन। अब रेपेग्लिनाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आया, डबल बॉन्ड आया था, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और एक आएगा इथॉक्सी ग्रुप। सो ये हो गया इन दोनों का स्ट्रक्चर। क्या है? सबसे पहले डी फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव है, यानी बेंजीन के साथ दो इथाइल चेन, उसके साथ एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप। वो बेसिक ग्रुप जुड़ा है एक कार्बन के साथ, जो कार्बन जुड़ा आगे एक रिंग के साथ। यहाँ पे वो रिंग है हमारी साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे है बेंजीन। बेंजीन रुकी है पाइपेरिडीन से। ये कौन सी है? साइक्लोहेक्सेन। रेपेग्लिनाइड में ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कीटोन ग्रुप है, एंड वही कीटोन ग्रुप इधर यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो भी सेम है, सल्फोनिल यूरिया की तरह। ये करेगा पोटेशियम ATP चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, यानी उनको ब्लॉक कर देगा, जिससे अगर इसने पोटेशियम के चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, तो हमने सल्फोनिल यूरिया में देखा था पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं होगा, जिससे कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने से डीपोलराइजेशन हो जाती है। डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, तो इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है।
है, ये हमने देखा था यहाँ पे, जैसे ये हमने चैनल मान लिया, तो ये हमारे यहाँ पोटेशियम के चैनल्स। अब पोटेशियम को यहाँ से बाहर जाना था, तो इसने क्या किया, ये इसको ब्लॉक कर दिया, तो पोटेशियम अंदर है। अब पोटेशियम क्या करेगा, कैल्शियम चैनल्स को खोल देगा, जिससे पोटेशियम कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, पोटेशियम तो बाहर चला जाएगा, लेकिन इन रिटर्न कैल्शियम अंदर रहेगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है, इसको ब्लॉक कर कर, ताकि कैल्शियम बाहर ना आ जाए। तो कैल्शियम अगर ब्लॉक बाहर नहीं जाएगा, सॉरी पोटेशियम पोटेशियम अगर बाहर नहीं जाएगा, तो कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आएगा, फिर पोटेशियम बाहर जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो जल्दी होता है, मतलब ये काम जल्दी करता है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। चाहे इसका मैकेनिज्म एक्शन पूरा सल्फोनेट यूरिया की तरह ही है, बट ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है, उसका नॉट प्रोलॉन्ग्ड, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है कंपैरिजन विद सल्फोनिल यूरिया, लेकिन ये रैपिडली काम करता है। और इंसुलिन की सिक्रीशन करता है, तो ये फास्टर करता है, वही हो गया, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन अच्छा है, मतलब जल्दी काम कर रहा है, तो ये फास्टर इंसुलिन सिक्रीशन करेगा, और उसको हम ले सकते हैं बिटवीन द मील्स। ये हो गया मैग्लिटिनाइड्स के बारे में। कौन कौन सा था, नेटेग्लिनाइड एंड रेपाग्लिनाइड। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। सो लास्ट क्लास है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अब ये इनहिबिटर से, इसके नाम से पता चल रहा है, ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करेगा, यानी अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है जिसको ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, अब इस एंजाइम का क्या काम है, डायबिटीज़ में हम देख रहे हैं। तो अब ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, ये करता है जो भी हमारे पॉलीसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, या फिर डाइसेक्राइड्स हैं, क्योंकि हमने देखा डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो हम उस ग्लूकोज को बनने ही ना दें। तो ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या करता है, ये जो पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड्स हैं उसको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है। मोनोसेक्राइड्स मतलब ग्लूकोज में। तो जो हमारी ये ड्रग्स हैं, ए कार्बोज, वैग्लीबोज वगैरह, ये क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं। ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को ही इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से ये पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, यानी ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो शुगर लेवल कम हो जाएगा, हमें डायबिटीज़ को ट्रीट करना। अब ये कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बस इसकी लोकेशन याद रखना और इसका मैकेनिज्म एक्शन याद रखना। ठीक है, ये हो गया इसका मैकेनिज्म एक्शन। अब देख लेते हैं इसके ड्रग्स के स्ट्रक्चर। सो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो हैं, एक आएगा एक कार्बोज, एक आएगा वेगलीबोज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। एक कार्बोज, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, 6 मेंबर्ड हमने हेक्सेन बनानी है, बट उसके सेकंड पोजीशन पे यानी ऑक्सीजन रख देना। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है पर एक ऑक्सीजन आइटम है, 6 कार्बन नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ पे ऑक्सीजन लगाया है उसके थर्ड पोजीशन से एक और बनाएंगे ऑक्सीजन से कनेक्ट करके, एंड अगेन उसके सेकंड पोजीशन पे, फिर इसकी थर्ड पोजीशन 1 2 3, अगेन ऑक्सीजन से कनेक्ट करके, सेकंड पोजीशन पे अगेन यही ग्रुप। क्या समझ में आया, क्या किया हमने, साइक्लोहेक्सेन बनाई, ऑक्सीजन थर्ड पोजीशन पे उसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है एक और के साथ, इसके सेकंड पोजीशन पे ये होगा। देन अगेन सेम, अब इसके थर्ड पोजीशन पे हमें NH जोड़ना है, यहाँ पे NH जो जुड़ा होगा आगे
साइक्लोहेक्सेन से। ठीक है, अब जो पोजीशन बच गई है वहाँ पे मिथेनॉल 1 2 3 इसके बीच में मिथेनॉल 1 2 1 2 3 अगेन यहाँ पे CH3 आ जाएगा। बाकी जितनी पोजीशन बच गई OH OH जोड़ दो क्योंकि ये कार्बोज है। ठीक है, और लास्ट चेन में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे क्या, इसके अगेन यहाँ पे हमने जोड़ा था इसके थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जोड़ देंगे हम वापस मिथेनॉल एंड जो पोजीशन बच गई वहाँ पे OH OH जैसे हमने पीछे जोड़ा। जो कि ये हो गया हमारा एक कार्बोज का स्ट्रक्चर। अब ये वाला कार्बन रह गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। बस ये होगा हमारा एक कार्बोज का स्ट्रक्चर। क्या बोला, 3 रिंग बनाई सेम टू सेम, उसके थर्ड पोजीशन पे दूसरा जोड़ा और उसके सेकंड पोजीशन पे ये जुड़ना चाहिए। इसके थर्ड पोजीशन इसके सेकंड पोजीशन, बीच में जो बच गया वहाँ पे मिथेनॉल मिथेनॉल, बाकी पोजीशन बच जाएगी OH OH हर जगह पे, और यहाँ पे CH3 जोड़ा हुआ है। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोज। अब लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं वैगलीबोस का। सो वैगलीबोस का स्ट्रक्चर कैसे है, सिंपल, एक हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग बनानी है, उसके एक पोजीशन पे NH जोड़ देना है, जहाँ पर जोड़ा उसकी सेकंड पोजीशन पे कुछ नहीं करना है, हर जगह पे OH OH जोड़ दो, OH 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 OH। अब जो NH है यानी जो नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे हमने प्रोपाइल चेन जोड़ देनी है ये, और उसके साथ भी OH OH यानी त्रिशूल सा बना देना है, दिख रहा है ऐसे। एंड यहाँ पर अब यहाँ पे इस पे कोई भी एटम पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगा देंगे मिथेनॉल वाला। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, OH OH ही जोड़ने हैं हर जगह पे, बस एक पोजीशन पे नाइट्रोजन जोड़कर प्रोपाइल लगाना है, प्रोपाइल के साथ OH OH यानी त्रिशूल जो भी है, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए ये वाला सीधा शिफ्ट करके मिथेनॉल बना दिया। ठीक है, ये होगा वैगलीबोस का स्ट्रक्चर। अब लास्ट पार्ट है सिंथेसिस। सो सिंथेसिस ऑफ टोल ब्यूटामाइड। तो सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हमें क्या बनाना है और किससे बनाना है। तो टोल ब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर हमने याद रखा था, सल्फोनिल यूरिया में सल्फोनिल ग्रुप और यूरिया ग्रुप, यानी एक सल्फोनिल ग्रुप होगा, ये सल्फोनिल, यहाँ पे सल्फोनिल और सल्फा अमाइल में कन्फ्यूजन क्लियर होगा, और यूरिया यानी NH अब से डबल बॉन्ड हो, ये यूरिया है, ये सल्फोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब ये जुड़ा है किसके साथ, टोल ब्यूटामाइड, टोल मतलब टोलुइन, तो इसकी जगह इस तरफ मैं जोड़ दूंगा टोलुइन, ये हो गया CH3, ये हो गई हमारी टोलुइन। और दूसरी तरफ ब्यूटामाइड मतलब ब्यूटेन चेन, तो हो जाएगा C4H9। अब बनाना किससे है, हम इसको बनाते हैं पैरा टोलुइल सल्फोनामाइड से, मतलब ये हमारे पास पहले ही होता है CH3 और हमारे पास सल्फोनामाइड यानी SONH2। अब यहाँ पे क्लियर हो जाना क्या, ये वाला ग्रुप कौन सा है, सल्फोनाइल, और ये वाला ग्रुप कौन सा है, सल्फा अमाइल। जब एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ NH2 लग जाएगा तो बन जाएगा सल्फा अमाइल ग्रुप, और सल्फोनाइल कितना है, सिर्फ इतना अकेला, तो ये हमें बनाना है। ये यूरिया है, ये ब्यूटेन चेन है, और ये टोलुइन है, और हम बना रहे क्या है, टोलब्यूटामाइड। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सबसे ईजी यही है। अब हम लेते हैं पैरा टोलुइल सल्फोनामाइड, किसके साथ लेते हैं, इथाइल क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी इथाइल क्लोरोफॉर्मेट यानी OC2H5, क्योंकि ये अलग हो जाएगा बाद में। हमें अभी क्या जोड़ना है इसके साथ, NH के साथ ये वाला कार्बन, तो ये मैं यहाँ पे लूँगा C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। जब मैंने ये इसमें डाला तो सिंपल मुझे मिल जाएगा CH3 S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस NH के साथ ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा और जाएगा OC2H5। अब मुझे क्या जोड़ना है, ये वाला ग्रुप, तो सिंपली इसमें मैं ऐड कर दूंगा, कौन सा ग्रुप डालना है, C4H9NH। तो यहाँ पे 1 2 3 4 NH2,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। जब ये इसमें डालूंगा तो ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा और निकलेगा क्या यहाँ से C2H5OH। तो यहाँ पे मेरा C2H5OH रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ पे क्या रिलीज़ हुआ हमारा इसके साथ, इसका Cl और इसका H, तो यहाँ पे HCl रिलीज़ हुआ। ठीक है, और ये हमारे पास टोलुइन है। तो ये होगा हमारा सिंथेसिस ऑफ टोलब्यूटामाइड। ठीक है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। क्या सबसे पहले याद रखना, सल्फोअमाइल और सल्फोनाइल में क्या डिफरेंस है। सिर्फ इतना ग्रुप होगा तो सल्फोनाइल, जब NH2 जुड़ जाएगा तो सल्फामाइल। उसके बाद किससे बना रहे हैं, पैरा टोलुइल सल्फोनामाइड से। टोलुइल ग्रुप पहले से है, सल्फोनामाइड और इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये वाला कार्बन जो है जुड़ेगा, तो HCl रिलीज़ हुआ तो ये यहाँ पे जुड़ गया इतना, और OCH2 5। अब हमें ये भी रिलीज़ करना है, तो उसके लिए हम सिंपल इसमें अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो जो ग्रुप हमें जोड़ना है वो जुड़ जाएगा यहाँ से, NH से ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा और C2H5OH बाहर निकल जाएगा और हमें ये हमारा टोलब्यूटामाइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम टोलब्यूटामाइड को सिंथेसाइज कर देंगे। इसी के साथ हमारा एंटी डायबिटिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू।